नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है फ्रांसीसी क्रांति का वो दौर जहां से आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे विचारों ने पहली बार अपनी जड़ें जमाई। एक ऐसा विषय जो जितना ऐतिहासिक है उतना ही दिलचस्प भी। आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, जरा एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के भड़कने से, फिर देखेंगे खाली खजाने का मामला, समाज का बंटवारा, मध्यम वर्ग का उदय, नेशनल असेंबली का बनना और आखिर में संवैधानिक राजशाही का आना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। कहानी की शुरुआत बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के फ्लैशबैक की तरह होती है। बात है 14 जुलाई 1789 की, एक बेहद उथल-पुथल वाली सुबह की। पेरिस शहर में अचानक एक भयंकर अफवाह फैल गई। अफवाह ये थी कि राजा अपनी सेना को आम नागरिकों पर हमला करने का आदेश देने वाला है। जाहिर है लोगों में दहशत और भयानक गुस्सा दोनों थे। इसी गुस्से में उन्होंने अपने बचाव के लिए हथियार उठाए और शहर की एक सबसे अहम इमारत की तरफ कूच कर दिया। वो इमारत थी बास्तील। ये पेरिस में मौजूद एक भारी भरकम किला था जिसे जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आम जनता के लिए ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि राजा के अत्याचार और घमंड का एक नफरत भरा प्रतीक थी। गुस्से में पागल भीड़ ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, लोगों ने उस किले के पत्थरों तक को बाजार में निशानी के तौर पर बेच दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां राजा के अत्याचार पर मिली इस जीत को हमेशा याद रख सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल लाजमी है, अचानक लोगों में इतना भयानक गुस्सा आया कहाँ से? रातों रात तो ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना? इस सवाल का जवाब हमें थोड़ा पीछे जाकर मिलेगा। चलिए इस ज्वालामुखी के फटने की असली वजहों समझने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। और यही बात हमें ले आती है हमारे दूसरे हिस्से पर, खाली खजाना। साल 1774। राजा लुई 16वें ने फ्रांस की गद्दी तो संभाली, लेकिन स्वागत के लिए कोई अपार धन दौलत नहीं, बल्कि एक एकदम खाली खजाना उनका इंतजार कर रहा था। इसके पीछे कई कारण थे। सालों तक चले युद्धों ने फ्रांस को खोखला कर दिया था, ऊपर से वर्साए के आलीशान महल का बेतहाशा खर्च, और रही सही कसर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरी कर दी। ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका को हथियार और पैसा दिया, जिससे राज्य पर 2 अरब लीवरे से भी ज्यादा का भारी भरकम कर्ज चढ़ गया। कर्जदारों ने भारी ब्याज मांगना शुरू कर दिया और सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे। अब ऐसे में कोई भी राजा क्या करेगा? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, फ्रांसीसी समाज का विभाजन। जाहिर है खजाना भरने के लिए राजा को टैक्स बढ़ाना था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस समय का समाज था, जिसका ढांचा पूरी तरह से भेदभाव पर टिका था। फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों यानी एस्टेट्स में बटा था। पहले एस्टेट में चर्च के पादरी थे, दूसरे में शाही और कुलीन वर्ग के लोग। और कमाल की बात देखिए, जन्म से मिले विशेषाधिकारों की वजह से इन दोनों वर्गों को सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता था। सारा का सारा आर्थिक बोझ तीसरे एस्टेट पर था, जिसमें बेचारे गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग आते थे। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरे एस्टेट के लोगों पर जो टैक्स की दोहरी मार थी, वो सच में कुचल देने वाली थी। एक तरफ टाइथ नाम का टैक्स था जो सीधे चर्च वसूलता था, मतलब किसानों की फसल का 10वां हिस्सा सीधा चर्च ले जाता, और दूसरी तरफ टैले नाम का टैक्स जो सीधे सरकार के खजाने में जाता था। ऊपर से नमक जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स, मतलब आम जनता खून पसीना एक कर रही थी और ऊपर के 2 वर्ग ऐश कर रहे थे। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एक और संकट बार बार मंडराता रहता था। जब भी मौसम खराब होता, फसलें बर्बाद हो जाती और बाजार में अनाज की भारी कमी हो जाती। ब्रेड की कीमतें आसमान छूने लगती, गरीब मजदूर खाना नहीं खरीद पाते थे। इस भयंकर भूखमरी का नतीजा क्या होता? खाने के लिए सड़कों पर दंगे। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ऐसे ही घुटन भरे माहौल में बदलाव के बीज बोए जाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, मध्यम वर्ग का उदय। इस घोर निराशा के बीच तीसरे एस्टेट से ही एक नया और समृद्ध वर्ग उभर कर सामने आया। 18वीं सदी में व्यापार बढ़ने से कुछ व्यापारी और पेशेवर लोग अमीर हुए और उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की। ये पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था जो रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे महान विचारकों से बहुत प्रेरित था।
रूसो का तो साफ कहना था कि सरकार और समाज लोगों के बीच एक अनुबंध पर आधारित होने चाहिए। इन विचारकों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी को भी महज जन्म लेने के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। समाज में आपकी जगह आपकी काबिलियत तय करनी चाहिए, ना कि आपका खानदान। इन विचारों ने चिंगारी का काम किया। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, नेशनल असेंबली। साल 1789 आते आते पानी सिर से ऊपर जा चुका था। राजा लुईस 16वें को नए टैक्स पास कराने थे, तो उसने मजबूरन एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई और यहीं पर सारा हंगामा हुआ। पुरानी वोटिंग व्यवस्था के हिसाब से हर एस्टेट के पास सिर्फ एक वोट होता था, मतलब पहले और दूसरे एस्टेट वाले मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट को हरा देते। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने एक नई और बहुत ही जायज मांग रखी। उन्होंने कहा हर सदस्य का एक वोट होना चाहिए, और जैसा कि हम सोच सकते हैं, राजा ने इस लोकतांत्रिक मांग को साफ ठुकरा दिया। बस फिर क्या था, राजा के इनकार ने बारूद में आग लगा दी। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में वॉकआउट कर गए। वो वर्सेल के एक विशाल इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। वहां उन्होंने एक ऐतिहासिक शपथ ली कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा नया संविधान नहीं बना लेते जो राजा की तानाशाही पर लगाम लगा सके। इस पूरे आंदोलन को मिराबो और आबे सीएस जैसे नेताओं ने दिशा दी, जो खुद तो विशेषाधिकार वाले वर्गों से थे, लेकिन समानता के इस संघर्ष में जनता के साथ खड़े थे। एक तरफ असेंबली संविधान बना रही थी, तो दूसरी तरफ पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा था। बास्तील पर हमला हो चुका था और गांवों में किसान अपने जमींदारों के खिलाफ हिंसक हो उठे थे। इस भयंकर जन विद्रोह को देखते हुए राजा लुईस 16वें को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। 4 अगस्त 1789 की वो ऐतिहासिक रात नेशनल असेंबली ने एक आदेश पारित किया और फ्रांस से सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था, मनमाने करों और जन्म के विशेषाधिकारों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जरा इस बदलाव के भारी असर के बारे में सोचिए। नई सरकार ने चर्च की संपत्ति जब्त कर ली, और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी थी? पूरे 2 अरब लिवरे। पादरियों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और किसानों का वो टाइथ वाला टैक्स भी रद्द कर दिया गया। सत्ता और संपत्ति का ऐसा जबरदस्त शिफ्ट इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। इन सब के बाद फ्रांस की तस्वीर कैसी दिख रही थी? इसी पर है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, फ्रांस में संवैधानिक राजशाही। 1791 में फ्रांस का नया संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। इस संविधान का सबसे बड़ा काम था शक्तियों का बंटवारा। मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रेरित होकर सारी ताकत किसी एक इंसान के हाथ में देने के बजाय उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया। विधायिका यानी कानून बनाने वाली नेशनल असेंबली, कार्यपालिका जिसमें राजा आता था, जिसे बस वीटो का अधिकार था, और न्यायपालिका जिसमें स्वतंत्र जज होते थे। इससे राजा की तानाशाही पर पूरी तरह रोक लग गई। ये सब सुनने में किसी आदर्श व्यवस्था जैसा लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। समानता का नारा देने वाले इस नए संविधान ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक सिर्फ वो 25 साल से ऊपर के पुरुष थे जो अच्छा खासा टैक्स चुकाते थे। सिर्फ इन्हें ही वोट देने का अधिकार था। बाकी की पूरी आबादी, जिनमें सभी महिलाएं, बच्चे और गरीब पुरुष शामिल थे, उन्हें निष्क्रिय माना गया और वोटिंग से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। लेकिन हाँ, इन कमियों के बावजूद एक बहुत बड़ी चीज जरूर हुई, पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा। इसने पहली बार बोलने की आजादी, अपनी राय रखने की स्वतंत्रता और कानून के सामने सबको एक समान मानने की बात कही। इन्हें इंसान के जन्मजात प्राकृतिक अधिकार माना गया और ये राज्य की जिम्मेदारी तय की गई कि वो अपने नागरिकों के इन मानवाधिकारों की रक्षा करे। पुराने फ्रांस के मुकाबले ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो राजा की शक्तियां छिन चुकी थीं, एक नया संविधान लागू हो गया था और अधिकारों की घोषणा भी हो गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी वोटिंग के अधिकार से बाहर था। महिलाओं को समानता नहीं मिली थी और आर्थिक दिक्कतें भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। तो क्या क्रांति वास्तव में यहाँ खत्म हो गई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैकोबिन्स जैसे कट्टर समूहों का उठना और फ्रांस का एक पूर्ण गणतंत्र में बदलना अभी बाकी था। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास की ये लहरें यहीं शांत नहीं हुई थीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।